हम्म आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मतलब जो हमारे समाज के बुनियादी ढांचे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारी न्याय प्रणाली और एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकारों से। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास के नियम कैसे बदल रहे हैं। सही कहा। और आज का जो हमारा विषय है वो कुछ ऐसा ही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जिसे हम इस चर्चा में आसानी के लिए BSA कहेंगे। हम्म। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। मतलब ये 1872 के पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी IEA की जगह ले रहा है। जी, आप सोचिए कि हम आज भी 150 साल पुराने चश्मे से न्याय को देख रहे थे। जो कि बहुत हैरानी की बात है। बिल्कुल है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब 150 साल से भी ज्यादा पुराने कानून को बदलना सिर्फ कागजों पर स्याही बदलने जैसा नहीं है। तो ये क्या है असल में? ये हमारी पूरी न्याय प्रणाली के नींव को एक नया आकार देने की प्रक्रिया है। हाँ, वो तो है। देखिए, जब समाज बदलता है तो अपराध करने के तरीके भी बदलते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए सबूतों को परखने का तरीका भी बदलना ही चाहिए। बिल्कुल। और इसी नींव को समझने के लिए आज के इस डीप डाइव में हमने काफी रिसर्च की है। हमारे जो स्रोत हैं उनमें कानूनी करस्पॉन्डेंस टेबल शामिल हैं। और साथ ही दृष्टि, जुडिशरी और लीगल बाइट्स के बहुत ही शानदार लेख भी हैं। हाँ, और कुछ बेहद अहम परीक्षा नोट्स और अदालती फैसलों के दस्तावेज भी हमने देखे हैं। तो आज का हमारा मुख्य मिशन यही है कि इस विशाल और जटिल कानूनी बदलाव को एकदम आसान भाषा में समझा जाए। क्योंकि सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अदालतें सबूतों को अब कैसे देखती हैं, जी। गवाहों से पूछताछ कैसे होती है। और ये नया कानून उस पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता से निकलकर, मेरा मतलब है अंग्रेजों के जमाने से निकलकर डिजिटल युग में कैसे प्रवेश कर रहा है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कानून केवल काले कोट वाले वकीलों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तय करता है कि समाज में न्याय कैसे काम करेगा। अंग्रेजों के ज़माने के एक पुराने ढांचे को आज के स्मार्टफोन और इंटरनेट वाले युग में ढालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये सिर्फ कानूनों का एक नया सेट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी सोच का आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण की बात करें तो जब मैं स्रोत पढ़ रहा था तो मेरी नज़र कुछ ऐसे बदलावों पर पड़ी जो सुनने में शायद छोटे लगे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा है। जैसे पुराने कानून के उदाहरणों में अभी भी अंग्रेजों के ज़माने की झलक मिलती थी। अब नई BSA में वकील शब्द को हटाकर अधिवक्ता कर दिया गया है। हाँ, मैंने भी ये देखा। और इतना ही नहीं, शहरों के पुराने नाम बदले गए हैं। कलकत्ता की जगह अब कोलकाता लिखा गया है। लाहौर का जो पुराना जिक्र था उसे हटाकर लद्दाख कर दिया गया है। और सिक्के की जगह करेंसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। ये जो आपने लाहौर और कलकत्ता का जिक्र किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। असल में 1872 में जब ये कानून बना था तब भारत का नक्शा और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। हाँ, तब तो हम आज़ाद भी नहीं थे। वही। और ये केवल शब्दों का फेरबदल नहीं है। अगर हम पुराने अधिनियम की धारा 57 देखें तो वहाँ यूनाइटेड किंगडम की संसद और लंदन गजट जैसे शब्दों का स्पष्ट उल्लेख था। और अदालतों को इन पर न्यायिक संज्ञान लेना होता था। जी। अब सोचिए, आज के आज़ाद भारत में भी हमारे कानूनों में ब्रिटिश ताज का संदर्भ मौजूद था, लेकिन अब BSA में इन सभी औपनिवेशिक निशानों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। और इनकी जगह भारत सरकार और राज्यों के संदर्भ जोड़े गए हैं। राइट, एकदम सही। ये दिखाता है कि अब हमारी न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो चुकी है। ये सुनकर तो एक अलग ही तरह की आज़ादी का एहसास होता है। मतलब इतिहास के पन्नों से निकलकर अब हम भविष्य की बात कर रहे हैं। और भविष्य से मेरा मतलब है डिजिटल युग। हाँ, जो चीज इस नए कानून को सबसे ज्यादा प्रासंगिक बनाती है वो यही है। स्रोतों में साफ तौर पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को अब पारंपरिक कागजी दस्तावेजों के बिल्कुल बराबर कानूनी मान्यता दे दी गई है। धारा 2 और धारा 61 के तहत। हाँ, मतलब अगर पहले किसी को अदालत में कुछ साबित करना होता था तो कागज का पन्ना सबसे अहम होता था। अब डिजिटल डेटा को दूसरे दर्जे का सबूत नहीं माना जाएगा। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। पुराने कानून की धारा 63 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए सिर्फ कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल होता था। 1872 में तो कंप्यूटर थे नहीं, तो ये बाद में ही जोड़ा गया होगा। बिल्कुल बाद में जोड़ा गया था, लेकिन आज के समय में सिर्फ कंप्यूटर कहना बहुत बहुत सीमित है।
नए कानून में कम्युनिकेशन डिवाइस और सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे शब्द जोड़ दिए गए हैं। मतलब अब वो पुरानी परिभाषा पूरी तरह बदल गई है। एकदम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के समय में हर इंसान की जेब में जो स्मार्टफोन है या जो हम ईमेल भेजते हैं, या सर्वर का डेटा। हाँ, सर्वर का डेटा या यहाँ तक कि मैसेजिंग एप्स की चैट्स, ये सभी कानूनी रूप से पूरी तरह से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लेन देन और बातचीत डिजिटल रूप में ही होती है। यहाँ तक कि अपराध की योजनाएं भी डिजिटल रूप में बनती हैं। तो अदालत के दरवाजे इन सबूतों के लिए खोलना समय की सबसे बड़ी मांग थी। ये तो हुई तकनीक की बात। अब इस चर्चा को आपराधिक मामलों के सबसे रोमांचक पहलू की ओर ले चलते हैं, कबूलनामा, या जिसे अंग्रेजी में हम कन्फेशन कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। मैंने नोट्स में एक लैटिन कहावत का जिक्र बार बार पढ़ा, नीमो टेनिचर सी इप्सिम अक्यूसेरे। पढ़ने में तो ये बहुत भारी भरकम लीगल टर्म लग रहा है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ। ये लैटिन कहावत हमारे पूरे आपराधिक न्याय की आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अगर पुलिस किसी से पूछताछ कर रही है तो वो व्यक्ति चुप रहने का अधिकार रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कबूलनामा स्वेच्छा से दिया गया हो, अपनी मर्जी से दिया गया हो, न कि किसी दबाव या डर से। ये तो बहुत ही बुनियादी अधिकार है, और मुझे लगता है कि ये बात हमारे संविधान में भी कहीं ना कहीं लिखी होगी। बिल्कुल। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से सीधा जुड़ता है और नया बीएसए की धारा 22 इसे और भी ज्यादा स्पष्ट करती है। धारा 22 में क्या है? अगर अदालत को जरा सा भी शक हो कि कोई कबूलनामा किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के तहत लिया गया है, तो वो अदालत में पूरी तरह से अमान्य हो जाता है। नए कानून में एक बहुत ही खास शब्द जोड़ा गया है। कौन सा शब्द? जबरदस्ती, या अंग्रेजी में coercion। अच्छा। यह सुनिश्चित करता है कि शारीरिक मारपीट के अलावा अगर कोई मानसिक दबाव डालकर भी कुछ कबूलवाता है तो वो कानूनी प्रक्रिया में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, धारा 23(1) के तहत पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी कबूलनामा सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक मिनट। अगर पुलिस को दिया गया कबूलनामा अदालत में मान्य ही नहीं है तो फिर अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेती है, उनसे लंबी पूछताछ करती है। हाँ। तो जब अदालत उस पूछताछ को मानेगी ही नहीं, तो उस पूरी प्रक्रिया का फायदा क्या है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। इसका जवाब धारा 23 के एक खास अपवाद में छिपा है। अपवाद? जी, जिसे डिस्कवरी एक्सेप्शन या खोज का अपवाद कहा जाता है। नियम ये कहता है कि पुलिस हिरासत में दिया गया पूरा कबूलनामा भले ही अमान्य हो, लेकिन अगर उस पूछताछ से कुछ मिल जाए? बिल्कुल। अगर पूछताछ के दौरान कोई ऐसी नई जानकारी मिलती है जिससे किसी भौतिक तथ्य की खोज होती है, तो जानकारी का सिर्फ वो हिस्सा सबूत माना जाएगा। ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है। क्या इसे हम किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी क्राइम थ्रिलर का सीन चल रहा हो। एक आरोपी पुलिस की हिरासत में है और वो कहता है कि मैंने ही हत्या की है और वो खून से सना चाकू मैंने उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। ओके। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने हत्या की है वाला हिस्सा अदालत में पूरी तरह अमान्य है, क्योंकि वो पुलिस के सामने कहा गया है। सही। लेकिन चाकू बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा है और उसके आधार पर पुलिस का सच में जाकर उस पेड़ के नीचे से वो चाकू बरामद करना, ये जानकारी और वो चाकू दोनों साक्ष्य के रूप में पूरी तरह स्वीकार्य होंगे। वाह, ये तो बहुत ही बारीकी से बनाया गया नियम है। मतलब पुलिस की जांच भी नहीं रुकेगी और किसी निर्दोष पर दबाव डालकर झूठा गुनाह भी कबूल नहीं करवाया जा सकेगा। बिल्कुल। ये नागरिक अधिकारों और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच एक बेहतरीन संतुलन है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प बिंदु मुझे रिसर्च में मिला। धारा 24 में एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा गया है फरार आरोपी को लेकर। हाँ, स्पष्टीकरण दो। मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर कोई अपराध किया, मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन उनमें से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। ऐसे में क्या होगा? पुराने समय में यह एक बड़ी समस्या होती थी, लेकिन नए कानून में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कई लोगों पर एक साथ मुकदमा चल रहा है और कोई एक आरोपी कोर्ट से भाग जाता है, तो कानून अब उसका इंतजार नहीं करेगा। तो मुकदमा चलता रहेगा? जी, उसकी अनुपस्थिति में भी उस मुकदमे को संयुक्त सुनवाई या जॉइंट ट्रायल ही माना जाएगा। और इसका असर बाकी मौजूद आरोपियों पर क्या पड़ेगा?
असर यह होगा कि एक सह आरोपी का जो कबूलनामा है वो बाकियों पर भी लागू हो सकता है, भले ही वो एक फरार आरोपी वहां मौजूद न हो। इसका सीधा सा मकसद यह है कि किसी एक व्यक्ति के कानून से भागने के कारण पूरी न्याय प्रक्रिया पंगु न हो जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी न हो। ये तो न्याय को तेज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल है। खैर, ये तो हुई पुलिस और अपराधियों की बात। लेकिन सोचिए, जब मामला अदालत में पहुंचता है और जज सामने बैठे होते हैं तो एक बहुत ही बुनियादी उलझन खड़ी होती है। सबूत कौन पेश करेगा? जिसे कानूनी भाषा में बर्डन ऑफ प्रूफ या साबित करने का भार कहा जाता है। हाँ, जब दो पक्ष अदालत में आमने सामने खड़े हों और दोनों अपनी अपनी कहानी सुना रहे हों तो ये भार किस पर होता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। कानून का मूल नियम धारा 104 और 105 में बहुत ही सीधा है। जो व्यक्ति दावा करता है उसी को अपनी बात साबित करनी होती है। He who asserts must prove। मतलब जो अदालत से राहत चाहता है। जी, जो भी इंसान अदालत का दरवाजा खटखटाता है और चाहता है कि जज उसकी बात पर विश्वास करे, तो सबूत पेश करने की पहली जिम्मेदारी उसी की होती है। और आपराधिक मामलों में ये भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, यानी सरकारी वकील पर, कि वो आरोपी का अपराध साबित करे बिना किसी संदेह के। और इसमें एक नियम है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, धारा 106 का विशेष ज्ञान या स्पेशल नॉलेज का नियम। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण देता हूं जो मैंने नोट्स में पढ़ा था। बताइए। मान लीजिए कोई यात्री ट्रेन में बिना टिकट सफर या कहें कि सफर कर रहा है और अचानक टिकट चेकर आकर उसे पकड़ लेता है। हाँ। अब ये एक विवाद बन गया। तो क्या रेलवे को अदालत में ये साबित करना होगा कि इस यात्री के पास टिकट नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि टिकट खरीदना और उसे अपनी जेब में रखना उस यात्री के विशेष ज्ञान और अधिकार क्षेत्र की बात है। इसलिए ये साबित करने का भार उसी यात्री पर होगा कि उसके पास एक वैध टिकट है। ये ट्रेन वाला उदाहरण इस सिद्धांत को समझने के लिए एकदम सटीक है। और अगर हम इस नियम को गंभीर आपराधिक मामलों से जोड़ें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अदालतों ने इसका बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया है। उदाहरण के लिए 2006 का एक बहुत ही चर्चित मामला था काशी राम केस। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इस केस में हुआ ये था कि आरोपी को आखिरी बार उन पीड़ितों के साथ देखा गया था जिनकी बाद में हत्या हो गई। घटना के बाद आरोपी अचानक गायब हो गया। इसे शायद लास्ट सीन थ्योरी कहते हैं। जी हाँ। अब अदालत ने कहा कि जब आरोपी आखिरी बार पीड़ितों के साथ था तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी जान चली गई। ये बात सिर्फ और सिर्फ उस आरोपी के विशेष ज्ञान में है। तो अगर वो कुछ नहीं बताता तो? अगर वो अदालत में इस पर कोई जवाब नहीं देता, खामोश रहता है या कोई झूठी कहानी बनाता है, तो अदालत इसी धारा 106 के तहत उसके खिलाफ ये निष्कर्ष निकाल सकती है कि वही दोषी है। ये तो बहुत ही कड़ा नियम है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अदालतें किसी को भी बस शक के आधार पर सजा दे देंगी, राइट? बिल्कुल नहीं। क्योंकि रिसर्च में एक और बहुत ही प्रसिद्ध मामले का जिक्र मिला, 1973 का कालीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनहरा सिद्धांत दोहराया था जो हम अक्सर फिल्मों में भी सुनते हैं कि एक निर्दोष को सजा मिलने से बेहतर है कि 100 दोषी छूट जाएं। हाँ, और संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को ही मिलना चाहिए। ये बात साफ करती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कोई मजाक नहीं है। अभियोजन पक्ष को अपना केस पूरी तरह से पुख्ता करना ही होता है। मैं सहमत हूँ। न्याय प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य बदला लेना नहीं है। यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद न हो। इसलिए जब तक अपराध बिना किसी उचित संदेह के साबित नहीं हो जाता, आरोपी को निर्दोष ही माना जाता है। साबित करने के भार से ही जुड़ा एक और नियम है जो मुझे किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी से कम नहीं लगा। धारा 111 का नियम, जिसे आमतौर पर 7 साल का नियम कहा जाता है। ओह हाँ, द प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। जी, अगर किसी इंसान के बारे में लगातार 7 साल तक कुछ नहीं सुना गया है, ना ही उसके परिवार ने, ना दोस्तों ने, तो ऐसी स्थिति में कानून ये मान लेता है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मृत मान लिया जाता है। ये नियम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत व्यवहारिक है। कैसे? सोचिए, संपत्ति, बैंक अकाउंट्स और उत्तराधिकार के विवादों को सुलझाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर किसी परिवार का मुखिया गायब हो जाए तो उसके पीछे वाले लोग अनिश्चित काल तक इंतजार तो नहीं कर सकते ना, उन्हें जीवन में आगे बढ़ना होता है। संपत्तियों का बंटवारा होना होता है। इसलिए ये 7 साल की सीमा तय की गई है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 7 साल बाद अगर अचानक कोई आकर यह दावा करता है कि नहीं, वो इंसान अभी भी जिंदा है, मैंने उसे देखा है, तो ये साबित करने का पूरा भार उसी व्यक्ति पर होगा जो उसके जिंदा होने का दावा कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कानून अपनी तरफ से उस चैप्टर को क्लोज कर चुका होता है। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब जब सबूतों और कागजों से हटकर कोई जीता जागता गवाह असल में अदालत के कटघरे में आकर खड़ा होता है। गवाहों की परीक्षा या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ये किसी भी मुकदमे का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा होता है। हाँ, हमने इसे सिर्फ दूर से या फिल्मों में देखा है, लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया असल में क्या है? अदालत में गवाहों से पूछताछ करना कोई सामान्य बातचीत नहीं है। नए कानून की धारा 142 के तहत इस पूछताछ को 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। वो 3 चरण कौन से? सबसे पहला चरण है मुख्य परीक्षा या एग्जामिनेशन इन चीफ। इसमें जो पक्ष गवाह को अदालत में बुलाता है वही वकील उससे सवाल पूछता है। इसका उद्देश्य मामले की मूल कहानी जज के सामने रखना होता है। और इसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसे प्रति परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। हाँ, और ये सबसे खतरनाक चरण होता है। ये वो हिस्सा है जहां विरोधी पक्ष का वकील गवाह पर सवालों के तीर छोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ गवाह को डराना नहीं, सच्चाई को बाहर निकालना। क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य गवाह की सच्चाई, उसकी याददाश्त और उसकी विश्वसनीयता को परखना होता है। विरोधी वकील यह जानने की कोशिश करता है कि क्या गवाह सच बोल रहा है या उसने कहानी रटी हुई है, या वो कोई अहम बात छुपा रहा है। बिल्कुल। इसे सत्य को सामने लाने का दुनिया का सबसे शक्तिशाली कानूनी हथियार माना जाता है। और इसके बाद तीसरा चरण आता है पुनः परीक्षा या री एग्जामिनेशन। मतलब अगर विरोधी वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह को इतना उलझा दिया है कि जज के सामने कोई भ्रम पैदा हो गया है, तो क्या होगा? तो गवाह को बुलाने वाला वकील उसे स्पष्ट करने के लिए फिर से सवाल पूछ सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, आप इस चरण में कोई नई कहानी या नया तथ्य नहीं जोड़ सकते। इसका काम सिर्फ फैले हुए रायते को समेटना है, नया रायता फैलाना नहीं। सही कहा। और इस पूछताछ की प्रक्रिया में एक बहुत ही तकनीकी लेकिन रोचक चीज होती है जिसे लीडिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये ऐसे सवाल होते हैं जिनमें ही उनका जवाब छुपा होता है। बिल्कुल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप कल रात 10 बजे लाल रंग की कार में उस चौराहे पर मौजूद थे? इस सवाल में ही जवाब का पूरा संकेत है। गवाह को बस हाँ या ना कहना होता है। जी। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के सवाल मुख्य परीक्षा में यानी अपने ही गवाह से नहीं पूछे जा सकते, लेकिन जब बात क्रॉस एग्जामिनेशन की आती है तो विरोधी वकील को ऐसे सवाल पूछने की पूरी छूट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपने ही गवाह से सवाल पूछ रहे हैं तो अदालत चाहती है कि गवाह खुद अपनी कहानी बताए, वकील उसे शब्दों का सहारा न दे। लेकिन विरोधी वकील का तो काम ही कहानी को चुनौती देना है। हाँ, लीडिंग क्वेश्चंस विरोधी पक्ष को ये मौका देते हैं कि वो गवाह को अपने तर्कों के जाल में फंसा सकें। ये पूरी सख्त प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि अदालत के सामने जो भी गवाही आए वो पूरी तरह से परखी हुई हो। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 केवल एक पुरानी किताब पर नया कवर चढ़ाने का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा आधुनिक ढांचा है जो 21वीं सदी की चुनौतियों, डिजिटल डेटा की दुनिया और नागरिकों के अधिकारों को बहुत ही सावधानी से पिरोकर बनाया गया है। ये हमारी न्याय प्रणाली को उस औपनिवेशिक छाया से बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और सुनने वालों के लिए ये जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि साक्ष्य कानून ही वो पुल है जो सत्य और न्याय को आपस में जोड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि जब बात किसी के जीवन या आज़ादी की हो तो फैसला सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर हो। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल भी हमारे सामने खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, इस पूरे कानून ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और डिजिटल रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता दे दी है। ये समय की मांग भी थी। लेकिन जरा सोचिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डीप फेक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एआई तो आजकल हर जगह है। और आज एआई की मदद से किसी भी व्यक्ति का नकली वीडियो या उसकी आवाज की हूबहू नकल चंद मिनटों में बनाई जा सकती है, जिसे पहचानना इंसानी आंखों के लिए लगभग नामुमकिन है। ये तो बहुत डरावना है। ये खुद ही सच्चाई को धुंधला करने वाली एक नई चुनौती बन जाएगी। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी पूरी कानूनी
और तकनीकी व्यवस्था की कड़ी परीक्षा लेगा। क्या तकनीक न्याय के रास्ते को आसान बनाएगी या झूठ को और अधिक असली दिखाकर एक नई भूल भुलैया खड़ी कर देगी? इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर और इस आखिरी सवाल पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा।